अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बेंच के पास बैठकर बच्चा रो रहा है। लगभग उसकी उम्र रही होगी 10-12 साल की। आने जाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की नज़र भी उस बच्चे पर पड़ जाती है। यह सूचना आरपीएफ तक पहुंच जाती है और आरपीएफ के जो पोस्ट कमांडर हैं चमन सिंह तोमर, वो उस बच्चे से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। एक पानी की बोतल लेकर उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं। उससे पानी के लिए पूछते हैं, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी पापा या परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? तो बच्चा रोते रोते बताता है कि वो दिल्ली के प्रीत विहार का रहने वाला है और घर से भाग के आ गया है। उस बच्चे के ये शब्द सुनकर चमन सिंह तोमर भी चौंक जाते हैं। उसके आगे सवाल करते हैं कि क्यों भाग के आए हो? वो बच्चा बताता है कि उसको पबजी गेम खेलने की बहुत बुरी लत पड़ी हुई थी और साथ में वो फ्री फायर गेम भी खेलता है और इन दोनों गेम को खेलने के चक्कर में उसे गेम के कई पड़ाव पार करने होते थे। तो इसके लिए वो कुछ गन्स वगैरह या कुछ इसके कस्ट्यूम ख़रीदने के लिए, उन पड़ावों को पार करने के लिए ऑनलाइन ख़रीदारी करता है और पड़ोसी का सहारा ले लेता है। इसके बाद वो अपने घर से पापा के पैसे चुरा लिया करता था, माँ के गहने चुरा लिए और थोड़े बहुत नहीं, उसने लाखों रुपए की चोरी की। और लाखों रुपए की चोरी करने के बाद उस बच्चे को दूसरे जो साथी था पड़ोसी, उसको दे दिया करता था और उसके बदले में वो मोटा कमीशन भी खा रहा था। जब ये बात उस बच्चे के माता और पिता को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। इससे पहले कि बच्चा उनके सामने पड़ता, बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है। बच्चा घर छोड़ के भाग कर सीधा अलीगढ़ पहुंचता है और चमन सिंह तोमर के पल्ले पड़ जाता है। हालांकि चमन सिंह तोमर उसके घर वालों से संपर्क करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि बच्चों को डांटना, लेकिन प्यार से डांटना, ताकि वो फिर से ये हरकत ना करे, और समझा के रखना। वो बच्चा भाग्यशाली था, लकी था, जो अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। लेकिन हर बच्चा इतना ही भाग्यशाली होगा, इतना ही लकी होगा, ये ज़रूरी नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन की एक जगह है नागदा, और नागदा में 9 जुलाई की रात 9:30 बजे हितेश के फ़ोन से उसके पापा श्याम सिंह को एक फ़ोन किया गया कि बच्चे की सलामती चाहते हो या अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, नहीं तो बच्चे की ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर श्याम सिंह घबरा जाते हैं और वो आनन फानन ही पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है और 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच की और उस मोहल्ले में जाकर आसपास के सभी लोगों से जांच पड़ताल की, पूछताछ की। कई घंटे बीतने के बाद भी हितेश के बारे में कोई सुराग नहीं लगा। हितेश अपने पास एक मोबाइल रखता था, लेकिन उस मोबाइल का भी कहीं अता पता नहीं था, और इस घटना के बाद वो नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। 9 जुलाई बीत जाती है, रात बीतती है और दिन निकलता है। शनिवार की सुबह भी उस बच्चे को तलाश किया जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। फिर शनिवार के दोपहर 2 बजे के आसपास एक बार फिर एक नए नंबर से फ़ोन आता है। श्याम सिंह, तुमने 1 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं किया, जाकर बीसीआई के खंडर में देख लो, आपको आपका बेटा मिल जाएगा। ये सुनने के बाद किसी भी माँ बाप के होश उड़ना लाजमी है। ऐसा ही हुआ। फ़ोन कॉल को सुनने के बाद श्याम सिंह के होश उड़ गए और वो बदहवाश हालत में दौड़ते हुए, भागते हुए पुलिस थाने पहुंचते हैं और जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं कि सर, एक और फ़ोन आया है। पुलिस सक्रिय होती है और भारी फोर्स के साथ बीसीआई के खंडर में पहुंच जाती है। आसपास का पूरा इलाका छान मारते हैं, लेकिन हितेश का कहीं पता नहीं चलता है। इसके बाद डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है और डॉग स्क्वाड मौके पर आकर अपने सूंघने की क्षमता से वो डॉग उस बच्चे का बैग तलाश करके ले आता है। दरअसल उस बैग के अंदर उसके कुछ कपड़े रखे हुए हैं और वो कराटे सीखने के लिए इस कपड़ों का इस्तेमाल करता है। वो देखते ही उसका बाप यानी कि श्याम सिंह पहचान जाता है कि ये बैग तो मेरे बेटे का है। तलाश फिर और ज़्यादा तेज़ शुरू होती है और घंटों की मशक्क़त के बाद आखिरकार हितेश कुमार का शव मिलता है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। वो 11वीं क्लास का छात्र है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद परिवार की हालत देखने लायक थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रो कर अपने दुख को बांटने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आनन फानन ही शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, इसमें पता चलता है कि इस बच्चे के साथ, इस बालक के साथ बहुत मारपीट की गई है और हत्यारों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी है। इस मामले की पुलिस छानबीन में लग जाती है, जांच पड़ताल में लग जाती है। घटना स्थल से तमाम कोशिशों के बावजूद भी एक भी सबूत हाथ नहीं लगता है कि आखिर इस बच्चे का किसने मर्डर किया है। ये भी एक ब्लाइंड मर्डर की ही तरह था। पुलिस फिर भी अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है और सफलता हाथ नहीं लगती। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल की CDR निकलवाई और CDR में एक बिंदु उसको मिलता है, उसी बिंदु पे वो अपना काम करना शुरू कर देती है। यानी कि 9 जुलाई 9:30 बजे के बाद एक नंबर से ज़्यादा बात नहीं चल रही। उससे पहले वो खूब बात करता है, बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन ये नंबर जो है उससे बात नहीं है। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि पड़ोसी सत्यम का नंबर है। पुलिस शक के आधार पर सत्यम को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। सत्यम ने पुलिस को काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से कोई बच सके ऐसा हो नहीं सकता। ये केस खुलना था और धीरे धीरे करके वो टूट गया। टूटने के बाद जो उसने बात बताई तो उसको सुनकर कोई भी हैरान रह सकता है, कोई भी परेशान हो सकता है। दरअसल बात कुछ इस तरह की थी कि हितेश की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वो पढ़ाई पर कम और ऑनलाइन गेम पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। वो PUBG ज़्यादा खेलता था और वो फ्री फायर गेम ज़्यादा खेलता था। और उसने अपने वही नहीं बल्कि हर बच्चा गेम कोई सा भी हो जीतने की इच्छा रखता है, लेकिन वो उसने जीतने का एक शॉर्टकट रास्ता निकाल लिया। उसने गेम के कई लेवल पार करने के लिए ऑनलाइन रिचार्ज कराना शुरू कर दिया, मेंबरशिप लेनी शुरू कर दी और गन्स खरीदनी शुरू कर दी, साथ में कस्ट्यूम भी खरीदने शुरू कर दिए। इससे गेम खेलने वाला व्यक्ति पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन आप खरीदारी करेंगे तभी पावरफुल हो सकता है। लेकिन हितेश के पास पैसे नहीं थे और हितेश ने अपने पड़ोसी सत्यम से ये रुपए उधार लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये रुपए 5,000 से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी सत्यम को उसके रुपए वापस नहीं मिल रहे थे। इस बात को लेकर आपस में दोनों में ठनने लगी। कई बार कहा-सुनी की नौबत आ गई। 9 जुलाई की शाम 7:30 या 7 बजे के आसपास हर दिन वह कराटे सीखने के लिए इंस्टीट्यूट जाता है। इस बात को सत्यम भी जानता था। हितेश जैसे ही कराटे सीखकर अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहा था तो पहले से घात लगाए बैठे सत्यम ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और शायद आज के बाद तुमसे मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगा। ये बात सुनकर हितेश ज़्यादा खुश हो गया और उसके साथ चलने को तैयार भी हो गया। कुल मिला के दोनों ये BCI कॉलोनी के जो खंडर हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और खंडरों में जाकर बातचीत करने लगते हैं। शुरू में बातचीत थी, लेकिन बात हाथापाई तक की नौबत आ गई और दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है, मारपीट होती है, क्योंकि सत्यम उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और सत्यम उसको पीटता है, साथ में उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। पुलिस सत्यम को उसके किए के जुर्म में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे गिरफ्तार करके 11 जुलाई को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कोरोना काल ने बच्चों को स्कूल से बिल्कुल दूर कर दिया है। ज़्यादातर बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासें चलने में ही बच्चे उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासों से ध्यान अलग हटाकर मोबाइल गेम में लग जाते हैं और कई तरह की साइट्स खोल के बैठ जाते हैं। ऐसे में हर माँ बाप की, हर उसके परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, उसको ध्यान दें। और ख़ासकर YouTube पर और Google पर एक हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, उसमें जाकर देखें कि आज उसने क्या क्या देखा है और बच्चे को इस बात का बिल्कुल पता ना चलने दें। और इसी हिसाब से अगर वो गलत चीज़ देख रहा है, हिस्ट्री से आपको पता चल सकता है, तो आप उसे जाकर समझाएं कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं देखना चाहिए। बच्चा गलत ट्रैक पे ना जाए, इसलिए माँ बाप का सतर्क होना, सचेत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो उम्र होती है स्कूल वाली या कॉलेज वाली, ये भटकाव की एक उम्र होती है। इसमें गलत चीज़ें दिमाग में जल्दी से आ जाती हैं। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, आप भी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।